आज हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं पार्ट 1 और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, उसका डिस्कशन भी कर चुके हैं। साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था कि ऑपरेटर पढ़ कर के आना, तो आज हम लोग ऑपरेटर पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि मैं ऑपरेटर के बारे में कुछ कहना शुरू करूं, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। ये जो हमारा ब्रेन है, हमको अपने ब्रेन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसा करते हैं, लगभग सारी चीज़ें ब्रेन से संचालित होती हैं। धीरे धीरे करके मैं उसके बारे में भी तुमको बहुत सारे पैरामीटर्स बताते जाऊंगा, पर आज जो मैं तुमको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। उसके बाद हम लोग ऑपरेटर शुरू करेंगे। हम अपने परिवार में, समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और चाहे अनचाहे, जाने अनजाने बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हमारे ब्रेन में आते रहते हैं। हम सुनते रहते हैं चीज़ों को, और हमारे ब्रेन में चीज़ें आती रहती हैं, और हमारा ब्रेन उनको प्रोसेसिंग करता रहता है, उस पर सोचता रहता है। अच्छी चीज़ें भी सुनने को मिलती है, गलत चीज़ें भी सुनने को मिलती है। और हम सब का ह्यूमन नेचर कहो एक ऐसा है कि हम लोग गॉसिप बहुत करते हैं, मतलब बेसिर पैर की बातें, बिना तथ्य की बातें जो होती हैं, यूं ही टाइम पास करना, उनको गॉसिप भी कहते हैं। तो हम गॉसिप भी करते हैं, या दूसरे की गॉसिप भी हमारे ब्रेन में आती रहती है, और ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करता है। और इन सारी चीज़ों के बाद हमारा ब्रेन कुछ चीज़ों को रिटेन कर लेता है, कुछ चीज़ों को वो मन में जमा लेता है। उसको कहते हैं प्री ऑक्यूपाई कर लेना, तो ब्रेन में आ जाता है। अच्छी चीज़ें अगर आ रही हैं तो हमको फ़ायदा होगा, नेगेटिव चीज़ें अगर आ रही हैं तो हमको लॉस होगा। तो मैं तुमको अभी एक छोटी सी समझो घटना बता रहा हूँ, जो बचपन में मेरे साथ ही घटित हुई थी। जब मैं बहुत छोटा था, 6वीं 7वीं में पढ़ रहा हूँगा, तो मैं शाम को ट्यूशन जाता था मैथ्स पढ़ने के लिए एक सर के पास। मैं जहाँ रहता था, मेरे घर से सर के घर की दूरी बहुत ज़्यादा थी, और बीच का एक लंबा रास्ता सुनसान पड़ता था। वैसे भी आज से 30-40 साल पहले आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो सड़क के किनारे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, वृक्ष थे, और उसमें एक जामुन का पेड़ था। तो हम लोग छोटे छोटे जब फ्रेंड्स सब दिन में सुबह में स्कूल जाते थे, तो ऐसे ही कोई बोलता था, बातचीत होती थी कि देखो उस जामुन के पेड़ में भूत रहता है। ये सुनते, या किसी और भी व्यक्ति से सुना होगा, वो चीज़ें उतनी याद नहीं है, पर ऐसा हुआ कि मेरे मन में ये बात घर कर गई कि उस जामुन के पेड़ में भूत रहता है। हम आजकल भी कई बार गांव समय भी देखते हैं कि देखो जो वो पेड़ है ना, वो बड़ा सा, उसमें भूत रहता है, ये रहता है, वो रहता है। अब दिन में तो ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, उजाला है, सब कुछ है, तो फिर वो डर नहीं लगता था। लेकिन जब मैं शाम को ट्यूशन जाता था और वापस आता था, तो कभी कभी अंधेरा हो जाता था, सर देर तक पढ़ा देते थे। तो जब अंधेरा हो जाता था, तो जब मैं उस पेड़ के पास आता था, मतलब दूर से अब दिख गया कि वो पेड़ दिख रहा है, तो मेरे मन में डर आने लगता था, धड़कन बढ़ जाती थी, और फिर मैं
हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता था। जब वो पेड़ क्रमशः नज़दीक आता जाता था तो मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ती जाती थी, और जब बहुत नज़दीक आता था तो मैं आँख मूंद करके दौड़ करके उस पेड़ को क्रॉस कर जाता था, और जैसे ही क्रॉस कर जाता था तो फिर मेरा डर भी ख़त्म हो जाता था। अब आज मैं जानता हूँ कि उस पेड़ पर भूत नहीं था, भूत का अस्तित्व नहीं था, पर मेरे डर का अस्तित्व था। मैं तुमको इसलिए घटना सुना रहा हूँ कि हम लोग इस पर एनालिसिस करेंगे। ये मोर और लेस सभी बच्चों के साथ होता रहता है। तो भूत तो नहीं था, पर मेरा डर तो था, डर तो वास्तविक था, मेरा दिल तो वास्तव में धड़कता था। और अगर ये चीज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और अगर आदमी वृद्धावस्था में हो या कमज़ोर हो तो कोलैप्स भी कर सकता है, उसको स्ट्रोक आ सकता है, उसको और भी शरीर में किसी प्रकार की विकृति हो सकती है, क्योंकि वो डर ब्रेन ने पैदा किया, और डर वास्तविक है, भूत वास्तविक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार गलत चीज़ों के आधार पर भी हमारा ब्रेन उन चीज़ों को ऑक्यूपाई करता है, एक धारणा बनाता है, और अकॉर्डिंगली हमारे ऊपर में प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों का। कई बार ब्रेन हमारा इतना पावरफुल है कि कई बार चीज़ें जीवन भर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, और हम कई बार बहुत लॉस में रहते हैं। इसलिए इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। तो अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि हम इन गलत जो हमारे मन में धारणाएं बनी हुई हैं उन चीज़ों से हम पीछा कैसे छुड़ाएं अपने आप से। बहुत सारी चीज़ों में हमने गलत धारणा बना करके रखी है, इसलिए हमारा जीवन इतना मिजरेबल है, इतना हम परेशानी में, इतने दुख में, सारी चीज़ों की सुविधाओं के बावजूद या अभावों में भी हम इतना तकलीफ़ में रहते हैं मानसिक रूप से। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हमने मन में बहुत तरह की गलत धारणाएं बना रखी हैं, जो बहुत वर्षों से परंपरा के रूप में कहो या परिवार समाज के लोगों से सुन करके बच्चा उसको ग्रहण करता है और चीज़ें उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती हैं, और इसका परिणाम वो जीवन भर भुगतता है। तो हम इन गलत धारणाओं से छुटकारा कैसे पाएँ, कभी किसी सेशन में मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा, पर अभी बस मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ों पर विश्वास करो। पहली चीज़ ये है कि हम में से हर का ब्रेन बहुत पावरफुल है। ईश्वर ने सामान्यतः भेदभाव नहीं किया है, तो ब्रेन हमारा बहुत पावरफुल है। पावरफुल इन द सेंस कि वो पॉजिटिव में भी पावरफुल है और नेगेटिव में भी पावरफुल है। इसलिए अब हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम किसको पॉजिटिव कहते हैं और किसको नेगेटिव। यहीं पर विवेक आता है। तो अभी रहने देते हैं, हम केवल ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं कि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, इसकी सीमाएं अनंत हैं। और दूसरा कि हम प्रॉपर नॉलेज से, ध्यान दो मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, प्रॉपर नॉलेज, सही नॉलेज से हम इन गलत धारणाओं से, पूर्वाग्रहों से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा, तुम इस बात को विश्वास करो कि क्योंकि ब्रेन पावरफुल है, इसलिए अगर हम विश्वास करें, महसूस करें, तो हम किसी भी चीज़ को कभी भी सीख सकते हैं। अब मैं अपने बात पर आता हूँ कि मैंने तुमको ये कहानी क्यों सुनाई, इतना ब्रेन के बारे में ये क्यों बोला। इसलिए कि सामान्य रूप से जो इस क्लास में बच्चे बैठे हैं वो बायोलॉजी के हैं, और बायोलॉजी के बच्चों में गणित के प्रति डर रहता है। वह डर वैसा ही है जैसे मुझे भूत से डर लगता था। भूत का अस्तित्व तो था नहीं, पर डर वास्तविक था। उसी तरह से गणित वास्तव में कठिन नहीं है, पर हमारी धारणा बन गई है कि वो कठिन है। गणित मनोरंजक है, वो इंटरेस्टिंग है, हमारी धारणा बन गई है कि वो नीरस है। ये धारणा को बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है।
पर जैसे भी हो, जो भी हुआ हो, वो धारणा बन गई है और इसलिए बच्चे बचपन से ही मैथ से डरते हैं। उस धारणा को बनाने में एक बहुत गड़बड़ी ये हो गई है कि हम लोग मैथ्स को भी बचपन से रटा देते हैं, रटाने की कोशिश करते हैं, सिखाते नहीं, समझाते नहीं। तो हिंदी, इंग्लिश और दूसरे विषय, इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ हद तक तुम इन सब को भी रट्टा मार के काम चला सकते हो, मैथ्स बिल्कुल नहीं चला सकते हो। मैथ्स तुमको समझना ही पड़ेगा। तो और अगर समझ रहे हो तो बहुत इजी है, समझना भी बहुत इजी है, मैथ्स है इजी, बस हमने गलत धारणा बना लिया। तो तुम सबसे पहले इस गलत धारणा को, इस भूत को हटाओ, क्योंकि भूत का कोई अस्तित्व नहीं है, इस गलत धारणा का कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरा, इस बात का विश्वास करो कि तुम आज भी सीख सकते हो, अभी भी सीख सकते हो और अच्छा मैथमेटिक्स सीख सकते हो। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस तुम मन में सोचो कि मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा। नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, आज से तो हम स्टार्ट करें, आज से तो मैं कर सकता हूँ। तो अगर तुम ऐसा हाँ पॉजिटिव सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तुम्हारा ब्रेन वैसा प्रोसेस करेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर तुम ऐसा सोचोगे कि अरे बचपन से तो पढ़े नहीं, कोई बताया नहीं, मैथ्स तो पढ़े नहीं है, तो हमसे कैसे होगा, ये तो इतना कठिन है, ये है वो है, अगर तुम ऐसा मन में सोचते रहोगे, नेगेटिव धारणा बनाते रहोगे, तो ब्रेन वैसा ही बनता जाएगा। हमारी प्रकृति वैसे ही है, प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया है। तुम जैसा सोचोगे अकॉर्डिंगली वैसा तुम होते चले जाओगे। तो इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मन में मैथ्स के डर को भगाओ। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा चैप्टर, आगे आने वाला पूरा चैप्टर और ऑलमोस्ट फिज़िकल केमिस्ट्री, ये बिना मैथ्स के नहीं हो पाएगा। छोटा सा ही सही, थोड़े ही सही, पर वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इसलिए जब तक तुम अपने अंदर में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करोगे कि मैं कर सकता हूँ या कर सकते हूँ, तो फिर तुमको इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर तुमको लगेगा कि अरे कब ये चैप्टर ख़त्म हो, कब ये सर का लेक्चर ख़त्म हो। लेकिन अगर तुम सीखने की कोशिश में घुस जाओगे एक बार, तो तुमको बहुत मज़ा आएगा और तुम विश्वास करो कि तुम सीख लोगे। और फिर एक ये भी विश्वास करो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं आ रही है ना, जोड़ घटाव भी नहीं आ रहा है ना, तुम व्हाट्सएप में या फ़ोन करके या गूगल क्लासरूम में, ढेर सारे आज हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। तुम किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करो और मुझको अपनी परेशानी बताओ, मैं तुमको छोटी छोटी चीज़ें भी समझा दूँगा। तो जब तुमको समझाने के लिए टीचर्स अवेलेबल हैं, तो तुम्हारा काम केवल ये है कि तुम सीखने की चेष्टा करो। सीख जाओगे, ये विश्वास रखो, तुम अपने अंदर ये विश्वास रखो। जब तक तुम प्रोसेस नहीं करोगे, तब तक दुनिया में तुमको कोई मदद नहीं कर सकता है। इस बात को भी तुमको समझना पड़ेगा। तो आओ अब चलते हैं ऑपरेटर्स की दुनिया में। ये जो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो तुमको नए टाइप के लगेंगे और भारी भरकम टाइप के लगेंगे, पर हैं वो बहुत ईजी शब्द। और हमने बहुत सारे चीज़ों को बचपन से ही सीखा है, बस केवल उसका नोमेनक्लेचर को बदल दिए हैं। जैसे एक है ऑपरेटर। अब इसी शब्द को देखो, ऑपरेटर क्या है? तुम जब से सोचो तुमने पढ़ना शुरू किया तब से तुम ऑपरेटर को जान रहे हो, लेकिन अभी तुमको लगा कि ऑपरेटर में क्या पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटर क्या है उसको मैं तुमको पहले लिख देता हूँ, फिर तुम अपने आप समझ जाओगे। एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब अभी बताता हूँ। एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सम symbol
these symbols are known as ऑपरेटर्स। ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कोई भी जो हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से। उस सिंबल को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटर। जैसे तुम स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो, चीज़ों को जोड़ना है तो कैसे लिखते हो? प्लस। घटाना है तो माइनस। गुना करना है, भाग देना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ये सब तुमने स्कूल से सीखा है, कोई नई चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। पर अब हम इन्हीं चीज़ों को क्या बोलेंगे? ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर्स क्या बोलते हैं? ऑपरेटर तुमको इंस्ट्रक्ट करते हैं, तुमको डायरेक्शन देते हैं, तुमको बोलते हैं कि ऐसा करो। जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ 3 + 5 और तुमको बोलता हूँ क्या होगा? तुमको मैं बोलता हूँ 3 × 5 और क्या होगा? तो देखो ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है, ये सिंबल बना हुआ है तो तुम जोड़ दोगे, ऐसा बना हुआ है तो तुम गुना कर दोगे। तो ये जो सिंबल है, ये जो डिज़ाइन है, ये तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तुमको डायरेक्ट, तुमको एक प्रकार का आदेश दे रहा है समझो, या करने के लिए कह रहा है कि जोड़ो, गुना करो। तो तुम उत्तर लिखते हो इस तरह से, परफॉर्म करते हो। तो हम लोग इन चीज़ों को बोलेंगे ऑपरेटर्स। और ये सब जो है ये फंक्शंस कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? फंक्शन। ये कहलाता है ऑपरेटर और ये कहलाता है फंक्शन। ऑपरेटर और फंक्शन दोनों ज़रूरी हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हैं तभी कुछ ऑपरेशन होगा, वरना उनका कोई मतलब नहीं। केवल अगर प्लस चिन्ह कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका कोई सेंस नहीं है, और कहीं पर खाली 3 और 5 लिखा हुआ है तो ये तो तुम इसको 3 बोलोगे या 5 बोलोगे या 35 बोलोगे, तुम इसको जोड़ नहीं पाओगे। तो जब तक ये दोनों एक साथ ना रहें तब तक कोई ऑपरेशन नहीं होता है। तो ऑपरेटर भी ज़रूरी है, फंक्शन भी ज़रूरी है। जो हम लोग क्रिया करते हैं उसको ऑपरेशन कहते हैं, और ऑपरेशन के बाद एक रिज़ल्ट मिलता है। जो रिज़ल्ट मिलता है हमको, जो रिज़ल्ट मिलता है वो फिर दूसरा फंक्शन होता है। ये रिज़ल्ट भी एक फंक्शन है, अनदर फंक्शन, अनदर फंक्शन। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन था, मिल गया, ऑपरेशन हो गया, ये ऑपरेटर है तो एक दूसरा फंक्शन बना। अब जब तुम स्कूल में थे, पहले दूसरे में रहे होगे तो ये सब पढ़े होगे, थोड़े बड़े हुए होगे तो भाग पढ़े होगे, फिर वर्गमूल निकालना पढ़े होगे, और जब थोड़े और बड़े हुए होगे, 10वीं 11वीं 12वीं में आए होगे तो पढ़े होगे डिफरेंशिएशन करना, जो कि हम लोग पिछले क्लासों में कर चुके हैं। तो ये जो d/dx है ये भी क्या चीज़ है? ऑपरेटर है। ये तुमको ऑपरेट करने के लिए बोलता है। क्या ऑपरेट करने के लिए बोलता है? एक फंक्शन रहता है और इस फंक्शन पर ये ऑपरेशन करो, डिफरेंशिएशन करो, तो फिर कुछ उत्तर आएगा, वो भी एक फंक्शन होगा। तुम थोड़े और बड़े हुए होगे तो इंटीग्रेशन सीखे होगे। इंटीग्रेशन में भी एक फंक्शन होता है, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक दूसरा फंक्शन मिलता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग मैथमेटिकली उसको क्या बोल सकते हैं कि कोई अगर ऑपरेटर होता है, कोई अगर ऑपरेटर होता है, वो जब किसी फंक्शन पर क्रिया करता है, कोई ऑपरेटर होता है किसी फंक्शन पर क्रिया करता है तो क्या मिलता है? दूसरा फंक्शन मिलता है, अनदर फंक्शन। अनदर माने दूसरा।
मैथमेटिकली हम ऐसा न लिख करके ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, उसके पहले मैं एक लिख देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन ऑपरेटर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर्स। आराम से तसल्ली से धीरे धीरे पढ़ो, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट समय है। ये भी अच्छी बात है कि ऑनलाइन या वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं, लिमिट भी नहीं है कि इतना ही देर पढ़ना फिर दूसरी क्लास लगेगी, ऐसा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो इसलिए तसल्ली से चीज़ों को सीखो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बहुत प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, अभी तुम देखोगे क्वांटम मैकेनिक्स में और भी ढेर सारे ऑपरेटर आएंगे। ये पूरा टॉपिक ही ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर को जो हम लोग क्वांटम मैकेनिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको करते हैं चाहे ए से या बी से या कुछ भी, ओ से कुछ भी लिखा रह सकता है, पर उसके ऊपर में ऐसा बना रहता है टोपी टाइप का, इसको कैप बोलते हैं। ए कैप, बी कैप, सी कैप, ओ कैप, एम कैप, जेड कैप, कोई भी चीज़ पर कैप लगा दो तो वो ऑपरेटर हो जाएगा। और ये यही सब चीज़ है। इसी अलग अलग क्या लिखेंगे तो एक ऐसा लिख देते हैं। ए कैप माने वो कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। बी माने, बी कैप माने इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से किसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा सहारा लेते हैं। तो ऑपरेटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट लिख देते हैं अंग्रेज़ी का ABCDEF, और उसमें ऐसा टोपी टाइप का बना देते हैं जिसको कैप ही कहते हैं। कैप माने टोपी होता है, तुम जानते हो, CAP। तो ए कैप, बी कैप, इस प्रकार से ओ कैप, ऐसे जो लिखते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कि ऑपरेटर लिखे हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, ऑपरेटर के जगह में मैं लिखूँगा ए कैप मान लो। और फंक्शन को कैसे लिखते हैं, फंक्शन को हम लोग किसी भी, उसको भी किसी अल्फ़ाबेट से लिख लेते हैं। सामान्यतः स्मॉल अल्फ़ाबेट लेते हैं या कैपिटल लेते हैं। तो जैसे मान लो एफ़ माने फंक्शन, एफ़ की जगह तुम और भी कुछ लिख सकते हो, और फिर तुमको ये दिखाना पड़ता है कि एफ़ किस पर डिपेंड करता है। तो एफ़ किस पर डिपेंड करता है, एक्स पर। तो ये एक फंक्शन हुआ। जब ये ऑपरेटर इस पर फंक्शन करता है, ये गुना का मतलब ये इसके साथ गुना हमेशा नहीं होगा, वो मत करना। ये ऑपरेटर क्या रहेगा, ये फंक्शन क्या रहेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जब इसके साथ करता है ऑपरेट, तो रिज़ल्ट में क्या आएगा, अनदर फंक्शन। अनदर फंक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो जी लिखते हैं, वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, मान लो एक्स पर। तो सामान्य रूप से हम लोग ऐसा समझते हैं किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर अगर ऑपरेट करेगा तो एक नया फंक्शन मिलेगा। अब मैं तुमको छोटा छोटा एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ। कुछ एग्जाम्पल को देखो। मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑपरेटर, ए कैप, यहाँ पर लिखा मान लो फंक्शन, यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑपरेशन, और यहाँ पर लिख रहा हूँ रिज़ल्ट। कुछ सिंपल ऑपरेटर को लिखो। जैसे एक सिंपल ऑपरेटर है, मान लो स्क्वायर करना, ये ऑपरेटर है। एक ऑपरेटर है मान लो अंडर रूट लिखना। एक ऑपरेटर मान लो मैं खाली लिख देता हूँ के, तो उसका क्या मतलब वो भी समझाऊँगा। एक ऑपरेटर है मान लो d/dx। एक ऑपरेटर है मान लो इंटीग्रेशन का। और ये प्लस माइनस सब तो है ही, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये सब तो है ही। और मान लो कि फंक्शन मेरा सब में एक ही फंक्शन मान लो मैं लिखता हूँ, तो तुमको समझ में आएगा
कि ऑपरेटर का क्या काम रहता है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। सारे ऑपरेटर को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए कैप से। ए कैप माने ये भी है, ए कैप माने ये भी है, ये भी है, सब ए कैप। फंक्शन भी मैंने एक ही लिख दिया, सब मान लो कि एक्सक्यू फंक्शन है। तो ये ऑपरेटर है, ये फंक्शन है। अब मेरे को ऑपरेशन करना है, तो क्या ऑपरेशन करूँगा, इसका मतलब है कि जो फंक्शन है उसको स्क्वायर करो। तो जो फंक्शन है उसको स्क्वायर करो। तो फंक्शन तुम्हारा एक्स क्यूब है, इस ब्रैकेट के अंदर में इस फंक्शन को लिखेंगे और स्क्वायर कर दो। ये मेरा ऑपरेशन हो गया। ये मेरा ऑपरेटर है और ये मेरा फंक्शन है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन है उसका अंडर रूट निकालो, उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो निकालो, वर्गमूल में एक्स क्यूब डाल दो। ये क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन है उसको के से मल्टीप्लाई करो। कुछ नहीं है माने मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा के एक्स क्यूब। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन। इस ऑपरेटर का मतलब है डिफरेंशिएट करो। और यहाँ पर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब फंक्शन को यहाँ डालो और डिफरेंशिएट करो। तो मेरा फंक्शन ये है, ऑपरेटर मेरा ये है, तो मैं इसको यहाँ लिख दूँगा। ये मेरा ऑपरेशन हुआ। उसी तरह यहाँ पर इंटीग्रेशन करो, तो यहाँ अंदर में फंक्शन लिख दो, एक्स क्यूब फंक्शन है, और ये हो जाएगा। तो ये था मेरा ऑपरेटर, ये था मेरा फंक्शन, ये था मेरा ऑपरेशन। अब रिज़ल्ट क्या होगा वो देखो। रिज़ल्ट क्या होगा, इसको अगर गुना करोगे, इसको अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 6। इसको अगर करोगे, स्क्वायर रूट को तोड़ोगे, तो तुम जानते हो कि यहाँ पर ये 2 रहता है और ये हो जाएगा x 3/2। ये तो मल्टीप्लाई किए तो ये वैसे ही रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम पढ़े हो फर्स्ट ईयर में, मैं भी बताया हूँ कि dx/dx बराबर क्या होता है, n इंटू एक्स n-1। तो यहाँ n के रूप में क्या है, 3 है। तो हो जाएगा 3x 3 - 1। तो हो जाएगा 3x 3 - 1। तो 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो ये उत्तर हो जाएगा 3x²। और ये जो इंटीग्रेशन है x³ dx, इंटीग्रेट करने का भी तुमको मैं बताया हूँ कि अगर xn dx को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या उत्तर होता है, xn+1 बाई n+1। तो यहाँ 3 है, तो हो जाएगा x 3 + 1 तो 4, अब बटे 3 + 1 4, और एक बाद में एक कांस्टेंट देते हैं, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो ये था मेरा ऑपरेटर्स, कुछ ऑपरेटर, ये था फंक्शन, और ये था ऑपरेशन, और ये था रिजल्ट। देखो फंक्शन वही है, लेकिन ऑपरेटर अलग अलग होने के कारण रिजल्ट क्या हो गया, सबका अलग अलग हो गया। उसी तरह से ऑपरेटर अगर सेम रहेगा और फंक्शन भी अगर अलग अलग रहेगा तो भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी किसके बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में, जो हम लोग स्कूल से पढ़े हैं। यहाँ पर मैं अभी तक तुमको कुछ नहीं बोला हूँ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। अब हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स में किस प्रकार के ऑपरेटर्स हमको यूज़ में आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
फिजिक्स दो भाग में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स और एक को बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। जो तुम स्कूल से न्यूटन का गति नियम और गुरुत्वाकर्षण इन चीज़ों के बारे में जो पढ़े हो वो क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है। तो जब हम उन चैप्टर्स को पढ़ रहे होते हैं स्कूल में 10वीं 11वीं 12वीं 8वीं 9वीं में, तो ढेर सारे पैरामीटर्स के बारे में या फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कुछ राशि को देखो, मैं एक लाइन लिख देता हूँ। इन क्वांटम मैकेनिक्स is physical property of classical mechanics। फिर मैं तुमको बता रहा हूँ कि शब्दों से हड़बड़ाना नहीं है। अंग्रेजी में शब्द लिख रहा हूँ या कुछ भी लिख रहा हूँ, हड़बड़ाओ मत। चीज़ें बहुत इजी हैं। क्लासिकल फिजिक्स माने पुराना फिजिक्स जो हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, न्यूटन का गति नियम से सब पढ़े हो ना, उससे सारी चीज़ें पढ़े। क्वांटम फिजिक्स मतलब नया चीज़ पढ़ रहे हैं, समझो क्वांटम मैकेनिक्स में। तो कहता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मैं अभी लिख देता हूँ, सच इन क्वांटम मैकेनिक्स इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स सच एज पोजीशन, मोमेंटम। लिख लो, फिर समझाता हूँ। पोजीशन तुम एक्स भी लिख सकते हो, आर भी लिखते हैं हम लोग। मोमेंटम, एनर्जी। मोमेंटम भी दो प्रकार का होता है, एनर्जी भी 2-3 प्रकार का हम लोग देखेंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइम, टोटल एनर्जी। ये जो मैं बोल्ड में लिख दिया हूँ, ये सब क्या चीज़ है? ये सब को हम लोग फिजिकल पैरामीटर्स कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कोई वस्तु कहाँ पर है, उसका स्थान क्या है, उसको पोजीशन बोलेंगे। मोमेंटम मतलब तुम पढ़े होगे, संवेग को मोमेंटम बोलते हैं, मात्रा गुणित वेग, उसके बारे में बताऊंगा। मोमेंटम 2 प्रकार का होता है, एक लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम। एनर्जी, ऊर्जा, तुम इनके बारे में पढ़े हो, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी माने गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी माने स्थितिज ऊर्जा, टाइम समय, टोटल एनर्जी। तो ये सब चीज़ तो तुम्हारा पढ़ा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं कि ये जो क्लासिकल फिजिक्स में इतने सारे पैरामीटर्स हैं या और भी पैरामीटर्स हैं, उन सब के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर है। इन सब के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर है। तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इन क्वांटम मैकेनिक्स ईच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स सक्सेस दीज हैज़ कॉरेस्पॉन्डिंग, सबका अपना अपना कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। वो ऑपरेटर क्या है
इसको मैं तुमको टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ, तुम्हारे लिए सुविधा होगी। तो उसको हम बनाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन। मैंने तुम्हें बताया था ना कि ऑपरेटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ करने के लिए कहता है। तो क्या करने के लिए कहता है उसको देखते हैं। इंस्ट्रक्शन, तो कुछ को मैं यहाँ टेबल में लिख देता हूँ, कुछ को मैं अलग से भी बता दूंगा, और फिर तुम अपना टेबल में बाद में उनको इनकॉर्पोरेट कर लेना, अपना लिख लेना। नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे पोजीशन, पोजीशन को हम लोग लिखते हैं एक्स से। कोई वस्तु कहीं से कितनी दूरी पर है, जैसे मान लो कि मैं ये चौक को यहाँ रखा हूँ और तुमको मैं बोल रहा हूँ इसका क्या पोजीशन है, तो इसके पोजीशन को हम लोग 3 एक्सिस से बता सकते हैं। उसकी चर्चा हम लोग बहुत बाद में करेंगे, पर अभी सिंपल समझने के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि इस ब्लैक बोर्ड से यहाँ से इसकी दूरी 5 फीट है, तो ये 5 फीट है, ये उसका पोजीशन हो गया। तो इस दूरी को हम लोग एक्स बोलते हैं। यहाँ मान लो आ गया तो 8 फीट हो गया, तो एक्स चेंज हो गया। यहाँ आ गया तो 3 फीट हो गया, तो यहाँ से उसकी दूरी कम अधिक हो रही है, तो हम लोग उसको एक्स बोलेंगे। जितनी दूरी पर है उसको उसका पोजीशन बोलेंगे, उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हम लोग पोजीशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी भी एक लंबी चौड़ी कहानी है कि आर से कब करते हैं, एक्स से कब करते हैं, पर अभी रहने देते हैं। तो चाहे एक्स से चाहे आर से हम लोग पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? टी से। टाइम को रिप्रेजेंट करोगे टी से। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करोगे भी से। मान लो कोई चीज़ को स्क्वायर करना है, कोई पैरामीटर को क्यूब करना है या ऐसा कुछ है, तो जैसे मान लो कि मैं एक और एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर मान लो मैंने लिख दिया। एक्स स्क्वायर मतलब उस दूरी को स्क्वायर कर दे रहा है। तो ये सभी मेरे फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन सब का क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर लिखना है। तो कैसे लिखोगे? सब के ऊपर में कैप लगा दो, एक्स कैप, आर कैप, टी कैप, भी कैप, एक्स स्क्वायर कैप। तो तुम ये क्लासिकल फिजिक्स का हो गया। और जैसे ही तुमने इस पर कैप लगा दिया, ये क्या हो गया? क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हो गया। तो देखो कितना इजी है, ये सब हमारा पढ़ा हुआ है, इसको ऐसे कर दिए तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हो गया। अब इसका मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है? तो इसका मतलब क्या है, अगर x पर कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब है गुना करो, x से गुना करो, मल्टीप्लाई बाई x से जो भी, ये तो ऑपरेटर हो गया, कोई ना कोई तो फंक्शन होगा, तो उस फंक्शन से x को गुना कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन है। आर कैप माने क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई आर। टी कैप माने क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई टी। भी कैप माने क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई भी। एक्स स्क्वायर कैप माने क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। तो तुम बोलोगे कि ये क्या चीज़ है, ये तो कोई बात ही नहीं है। पर हमारे पास अभी मैं तुमको 2-3 ऑपरेटर अभी इसी टेबल में लिख देता हूँ, तो तुमको थोड़ा अलग लगेगा इससे। एक टर्म है मोमेंटम, इसी टेबल में लिख देता हूँ, पर चीज़ वही है, टेबल वही है। एक टर्म है मोमेंटम, और थोड़ा सा और लिख देता हूँ क्लियर करके, लीनियर मोमेंटम।
मैं तुमको थोड़ा मोमेंटम शब्द को ऐसे ही यूं ही समझा देता हूँ। मोमेंटम हम लोग किसको बोलते हैं? संवेग को। मोमेंटम माने संवेग। कोई वस्तु अगर जा रही है, कोई वस्तु अगर किसी एक दिशा में, जैसे चौक को मैंने ऐसे फेंका तो एक दिशा में ये आगे बढ़ेगी, तो हम कहेंगे कि उसमें मोमेंटम आ गया। और एक दिशा में अगर वो आगे बढ़ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखीय संवेग। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रेखीय संवेग। एक मोमेंटम होता है कि वस्तु अगर कहीं पर घूम रही है, रोटेट कर रही है, चाहे ऐसे घूम रही है चाहे स्पिन कर रही है, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगल बनाती है, ये ऐसे करके एंगल बनाती है, क्योंकि कोण बनाते बनाते वो घूम रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कोणीय संवेग। इसको बोलते हैं कोणीय संवेग। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर, इसको अभी रहने देंगे। लीनियर मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं P से, और मोमेंटम में तुम पढ़ोगे स्कूल में मात्रा गुणित वेग, m × v, जहाँ m क्या है? पदार्थ की मात्रा है, कण की मात्रा है, और v क्या है? उसका वेग। तो संवेग बराबर मात्रा गुणित वेग। अब अगर ये संवेग केवल एक दिशा के लिए लिया जा रहा है, केवल x दिशा के लिए लिया जा रहा है, तो हम लिखेंगे px। तो यहाँ पर हम vx भी लिख सकते हैं। अगर तुम y में लिख रहे हो तो vy भी लिख सकते हो, z में लिख रहे हो तो z लिख सकते हो। तो अगर ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब है कि वो दिशा को बता रहा है कि x दिशा में जा रहा है, कि y दिशा में जा रहा है, कि z दिशा में जा रहा है, वो दिशा को बता रहा है। अगर नहीं लिखा हुआ है वैसा, मान लो कि केवल लिखा हुआ है p, तो इसका मतलब वो तीनों दिशा को बताता है, x को भी, y को भी, z, सब इसमें समाहित है। उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये था तुम्हारा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इन वन डायरेक्शन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे px से। और वही लीनियर मोमेंटम अगर तीनों दिशा में हो जाएगा तो हम उसको लिखेंगे p से। इसका अगर ऑपरेटर हमको बनाना हो, केवल हम लोग इसकी चर्चा अभी करते हैं, खाली px की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर px का अगर ऑपरेटर बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे? px कैप। जैसा ये चला रहा है वैसा ही ये चला आएगा, लेकिन इसका इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग है। इसका इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग है। इसका इंस्ट्रक्शन तुम लिख लो, ये होता है -i h क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। जैसा लिखा है वैसा ही लिखना। ये क्या लिखा है अब मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। मैथ्स में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तुम कुछ भी अपने मन से इधर उधर नहीं कर सकते हो, इसीलिए वो एग्जैक्ट साइंस है, पूरे विज्ञान की जननी है गणित। वो इतना परफेक्ट चीज़ है, इसीलिए कलम भी गलती से तुम्हारा ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए। जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है px कैप इक्वल टू -i h क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। अब बाकी चीज़ें तो बताऊंगा, अभी तुमको मैं h इसके बारे में बता रहा हूँ। देखो, ये h नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है,
जो हम लोग करली राइटिंग में अंग्रेजी में एच को लिखते हैं वो ये दोनों चीज़ ये नहीं है। ये क्या किया हुआ है, एच को लिख करके इसको काट दिया गया है, उस डंडे को, उस लकीर को, जो वर्टिकल लाइन है उस लकीर को क्रॉस कर दिया गया है, इसलिए इसको पढ़ते भी हैं एच क्रॉस। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एच क्रॉस, एच क्रॉस। एच क्रॉस का अपना मतलब होता है, एच क्रॉस का अपना वैल्यू होता है, तुम उसको भी लिख लो। एच क्रॉस बराबर होता है h/2π, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। h/2π से अगर भाग लगाओगे तभी इसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, एच क्रॉस। तो इस चीज़ को याद रखना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, px कैप बराबर -i h क्रॉस इंटू डेल बाई डेल एक्स। अब तुमको एक चीज़ और समझना है कि अगर मैं इसको दूसरे तरह से भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ वो देखो, एच क्रॉस को मैं चाहूँ तो h/2π लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया तो लिख सकता हूँ। और आई को क्या बोलते हैं वो देखो, आई काल्पनिक संख्या है, आई को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, और उसका मान होता है आई बराबर होता है √-1। इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए उसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो वर्ग रूट में अगर तुम -1 लिख दोगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो आई जो होता है वो √-1 होता है। तो तुम अगर आई को यहाँ ऊपर में लिखे हो, गुणा के रूप में लिखे हो, तो ये माइनस के रूप में है। अगर उसको तुम नीचे के रूप में लिखना चाहते हो तो वो प्लस हो जाएगा। तो जैसे मैं मान लो मैं उसको ऐसा लिख दिया, यहाँ आई ऐसा था, इसको 1/, करके लिख दिया, ऐसा करके मैं लिख दिया, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर मैं इसको थोड़ा सजा करके लिख दूँ तो हो जाएगा px कैप बराबर h/2π आई को यहाँ लिख देता हूँ इंटू डेल बाई डेल एक्स। तो मैं लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को ऐसा भी लिख सकता हूँ और ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसलिए तुम ऐसा भी इसको लिख सकते हो। ये दोनों एक ही चीज़ है, h/2π आई डेल बाई डेल एक्स, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो मुझे लगता है कि लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर तुम थोड़ा समझ गए होगे। ये सब बार बार आएगा तो और भी धीरे धीरे अभ्यास करते जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी तुम केवल ये याद रखना कि जो रेखीय संवेग होता है, तो संवेग को हम लोग P से लिखते हैं। रेखीय संवेग अगर एक दिशा में है, वन डायमेंशनल, एक विमीय, तो Px लिखेंगे। उसका कोरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होगा Px कैप, और उसका इंस्ट्रक्शन ऐसा है -i h क्रॉस इंटू डेल बाई डेल एक्स या h/2πi डेल बाई डेल एक्स, दोनों 100% एक ही चीज़ है। अब इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है उसको भी हम जानेंगे। ये इंस्ट्रक्शन तो बहुत इजी था, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया था कि अगर x कैप है तो x से गुना करना है फंक्शन में, r कैप है तो r से गुना करना है, एंड सो ऑन। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें -i से और h क्रॉस से गुना कर दो। या इसको देखोगे तो क्या सोचोगे कि जो फंक्शन है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और h/2πi से गुना करो। तो इतनी बातें वो बोल रहा है तुमको करने के लिए। जैसे मान लो कि सपोज़ करो कि मेरा फंक्शन है x3,
तो अगर मैं उसको मोमेंटम के रूप में अगर समझना चाहूँ तो कहेगा कि एक्स क्यूब को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो और इतने से गुना करो। तो जैसा एग्जांपल आएगा मैं उसको डील कर दूंगा, और उसका इंस्ट्रक्शन का सेंस ये है। तो इसको तुमको याद रखना पड़ेगा। इसी से संबंधित मैं तुमको दो चीज़ और बता देता हूँ। दो चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर था फिज़िकल क्वांटिटी, तुम नीचे लिख लेना, बोर्ड में जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और ये था क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। और ये था इंस्ट्रक्शन। इस टेबल में हम लोग दो चीज़ और लिखेंगे। एक तो हमने px को लिख लिया, एक हम लोग लिखेंगे px स्क्वायर। जैसे यहाँ पर x और x स्क्वायर मैं लिख दिया था ना, तो अभी करते हैं। देखो ये px है, अगर मैं उसको स्क्वायर करना चाहता हूँ तो उसका क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर क्या लिखूँगा, px स्क्वायर और कैप, px स्क्वायर कैप। तो अब इसका इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि px ये है अथवा ये है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उसको स्क्वायर करना सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं उसको लिखा हूँ। तो जैसे अगर तुम इस नीचे वाले को अगर स्क्वायर करोगे तो कैसे होगा, देखो मैं तुमको दोनों लिख देता हूँ। माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, इसको स्क्वायर करना है, या नीचे वाले को मान लो करना है। तो एच बाई 2 पाई आई डेल बाई डेल एक्स, इसको स्क्वायर करना है। मैं तुमको स्क्वायर करना सिखा रहा हूँ। माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। आई का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। एच क्रॉस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर। और इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये इतना इजी है। पर एक चीज़ और हमको याद रखना पड़ेगा, वो ये है कि आई के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया, आई बराबर होता है √-1। तो स्क्वायर कर देंगे अगर, तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो सीधा बचेगा -1। इसीलिए आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। तो अगर हम लोग आई स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा -1। तो 1 को तो नहीं लिखेंगे लेकिन माइनस लिख देते हैं, और प्लस माइनस माइनस होगा तो ये प्लस हट जाएगा, वहाँ माइनस आ जाएगा। और ये हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर इंटू डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब इसको करके देखते हैं। तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ मैं क्रॉस लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, उल्टा पुल्टा मत करना। उसके बाद ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर, थोड़ा सा और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर।
और आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -1। तो 1 को तो नहीं लिखूँगा, माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस इंटू del 2 बाई del x स्क्वायर। तो उसका मतलब इतना है। अब तुमको लगेगा कि ये दोनों तो दो टाइप का चीज़ है, लेकिन दोनों दो नहीं है, दोनों एक ही है। तुम एक लाइन और कर लो कि एच क्रॉस के जगह में जो वैल्यू मैं बताया हूँ कि व्हाट इज एच क्रॉस इज h अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पर लिख लो, ये माइनस है, ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई का स्क्वायर del 2 बाई del x स्क्वायर बराबर माइनस और h का अब यहाँ पर देखो h क्रॉस हट के h हो गया, तो हो जाएगा h स्क्वायर 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर इंटू del 2 बाई del x स्क्वायर। अब तुम इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों 100% वही चीज़ है। इसलिए मैंने कहा था कि या तो ये लिखो चाहे ये लिखो, चाहे px स्क्वायर में ये लिखो चाहे ये लिखो, सब एक ही चीज़ है। और फाइनली इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, चाहे ये देखो या देखो, इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जो भी तुम्हारे पास फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो और फिर इतने से गुना करो, माइनस h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर, इससे गुना करो। इतनी बातें वो बोल रहा है। तो ये था तुम्हारा लीनियर मोमेंटम के बारे में। और एक और मैं तुमको लिख देता हूँ, वो है एनर्जी के बारे में, उसको भी याद रखना। एनर्जी, एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई से, क्वांटम मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ई कैप से। और उसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस है, आई इंटू एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी। मतलब जो भी तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है, पैरामीटर्स है, क्वांटिटी है, जो कुछ भी है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और फिर एच क्रॉस से और फिर आई से उसको मल्टीप्लाई करो, तो कौन सा क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होगा, ई कैप। आई के बारे में, एच क्रॉस के बारे में मैंने डिटेल समझा दिया है। तो ये है हमारा एनर्जी का ऑपरेटर। एनर्जी का और भी ऑपरेटर हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये मेरा कुछ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि ऑपरेटर्स क्या हैं। हमने ये देखा कि स्कूल से ही हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, ये सारी क्रियाएं ऑपरेटर हैं। सबका एक सिंबल होता है, उस सिंबल को ही ऑपरेटर कहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो सिंबल चेंज होता जाता है और इसी तरह से हमारा ऑपरेटर भी बदलता जाता है। जब हम लोग बात थोड़े बड़े होते हैं तो स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, वो भी ऑपरेटर है। फिर पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, वो भी ऑपरेटर है। फिर पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, वो भी ऑपरेटर है। हमको अभी क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ कुछ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को पढ़ना है। तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर बनाया जाता है कैसे, जो हमारा क्लासिकल पैरामीटर्स है, क्लासिकल क्वांटिटी है, राशि है, उसी पर अगर कैप लगा देंगे तो वो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हो जाएगा। और उसका कुछ मतलब होता है, तो उस मतलब को समझना है। कुछ राशियां ऐसी हैं जो बहुत सिंपल हैं, सिंपल उनसे गुना कर दो, जैसे एक्स आर टी वी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको हमको याद रखना पड़ेगा। उसमें एक हमारा लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है जो एक ही दिशा में है, वो उसका वैल्यू ये होता है। उसका मतलब ये है कि दिए हुए पैरामीटर को डिफ्रेंशिएट करो और माइनस आई एच क्रॉस के साथ गुना करो। हमने ये भी देखा कि आई का मतलब अंडर रूट -1 होता है, एच क्रॉस का मतलब h बाई 2 पाई होता है। फिर हमने उसको स्क्वायर करना भी सीखा कि कैसे करके हम उसको स्क्वायर करते हैं। और फिर एक लास्ट में हम लोग एक ऑपरेटर पढ़े हैं, एनर्जी ऑपरेटर। उसका मतलब होता है कि पैरामीटर को टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट करो और उसको एच क्रॉस और आई के साथ में मल्टीप्लाई करो। अभी हम लोग एक दो ऑपरेटर को और पढ़ेंगे।
मैं एक बार फिर से जब तक मिटा रहा हूँ तुमसे फिर से अपील करता हूँ कि गणित के भूत को अपने दिमाग से हटाओ। तुम इस बात का विश्वास करो कि तुम अभी भी बहुत आसानी से, बल्कि ज़्यादा आसानी से तुम गणित शुरुआती दौर से भी सीख सकते हो। तुमको सीखना चाहिए, और जो तुमको अभी तो काम आएगा ही, किसी भी कंपटीशन में काम आएगा, और इनफैक्ट वो तुमको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। तो डरो मत, जूझो, सीखो, लड़ो, भिड़ो, संघर्ष करो और विजय प्राप्त करो। ये इतना इजी है। जिसको विज्ञान की जननी कहा गया है वो कठिन हो ही नहीं सकता है। माता तो सबसे सरल होती है, अपने बच्चे के लिए सबसे सरल होती है। तुम दुनिया में किसी को कुछ नहीं कर सकते हो, किसी से ज़्यादा लड़ नहीं सकते हो, गुस्सा नहीं कर सकते हो। माँ से तो हम सब गुस्सा करते हैं, वो सब को पचा लेती है, सब के लिए वो सरल है। अपने बच्चे के लिए माता सरल है। तो ये तो गणित है ना, ये तो तुम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फलाना ढेकाना, ये सब पढ़ रहे हो, सबकी माता है ये सबसे सरल है। बस केवल हमको थोड़ा उनसे संपर्क में आना है। तो एक 2-3 ऑपरेटर और मैं लिख देता हूँ। टू मोर ऑपरेटर्स। एक को बोलते हैं इस त्रिभुज के चिन्ह को, जो उल्टा त्रिभुज है, ये उल्टा त्रिभुज है। देखो, त्रिभुज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको पलट दिए हैं, इसको उल्टा त्रिभुज है, इन्वर्टेड है। इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। इसको वेक्टर ऑपरेटर भी कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, तुम थोड़ा सा अभी याद रखना, बाद में फिर कभी उसको डिटेल पढ़ेंगे अगर आएगा तो। ये सारी चीज़ें जो है वो एमएससी प्रीवियस में भी है, एमएससी में भी है, तो इसलिए वहाँ पर भी काम आएगा तुमको। डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। डेल बाई डेल एक्स मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल बाई डेल वाई माने डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डेल बाई डेल जेड मतलब डिफ्रेंशिएट विथ जेड। साथ में आई लगा हुआ है एरो के साथ में, जे एरो के साथ में और के भी एरो के साथ में। एरो अगर कहीं पर दिया हुआ है तो वेक्टर राशि को बताता है, सदिश राशि को। तुम जानते हो कि राशियाँ फिजिक्स में 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। जिसमें दिशा का भी बोध होता है वो सदिश, जिसमें दिशा नहीं रहती है वो अदिश। तो ये सदिश वेक्टर है, दिशा देनी पड़ती है। और आई वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। आई जे के को क्या बोलते हैं? आई जे के, इन तीनों को यूनिट वेक्टर कहते हैं। और ये वेक्टर देखो 3 डायमेंशनल है। अभी तक मैं जितना लिख दिया था सब 1 डायमेंशनल था। ये जो अभी मैं लिखा हूँ वो कैसा है? 3 डायमेंशनल। ये 3 डायमेंशनल ही होता है, इसलिए इसको हमको ऐसा ही लिखना पड़ता है। तो एक वेक्टर ये है जिसको हम लोग एक ऑपरेटर ये है जिसको हम लोग डेल ऑपरेटर कहते हैं। और एक दूसरा है जिसको डेल स्क्वायर बोलते हैं। डेल स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसको स्क्वायर कर दोगे तो निकल जाएगा, और इकाई है और इसको स्क्वायर करने से वो 1 हो जाता है, तो उसको नहीं लिखेंगे। इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, खाली इसको लिखेंगे। तो हो जाएगा डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस
del 2 अपॉन del z स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है, ये तुमको भी काम आएगा, ये इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है और इसका नाम है लैप्लेसियन ऑपरेटर। एक वैज्ञानिक के नाम पर है ये, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर। तो अभी मैंने तुमको दो ऑपरेटर से इंट्रोड्यूस कराया है। ये दोनों 3 डायमेंशनल ऑपरेटर हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से लिख दिया है। तुम इनको ऐसे ही याद रखोगे। कई चीज़ें तुमको याद रखनी पड़ेंगी, मेमोरी बेस्ड भी रहेगा। हमारी पढ़ाई दोनों तरह से रहती है, कुछ चीज़ें मेमोरी बेस्ड रहती हैं, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहती हैं। हर चीज़ का व्युत्पत्ति है, पर अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम अगर ये पूछोगे कि ये ऐसा कैसे आया, ये ऐसा कैसे आया, तो सब चीज़ का व्युत्पत्ति, जैसे मान लो कि तुम स्कूल में पढ़ ले तो a + b का स्क्वायर बराबर है a² + 2ab + b स्क्वायर। तुम उसको याद कर लेते हो। तुमको ये नहीं बताया जाता है कि इतना का स्क्वायर इतना होता कैसे है। दरअसल उसका वो भी उत्तर नहीं है कि तुम a + b को a + b के साथ में गुना करोगे तो इतना आएगा। वो तो आएगा, लेकिन वो भी उसका सही एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ये चीज़ें आती कैसे हैं, वो एंटायरली डिफरेंट चीज़ें तुम बहुत हायर क्लासेस में पढ़ सकोगे, पर हम इनको टूल्स के रूप में यूज़ करते हैं कि हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रूफ कर दिया है, हम मान लेते हैं। हर चीज़ के प्रूफ में हम नहीं जा सकते हैं, तो मान लेते हैं कि इतना बराबर इतना होता है और इतना ले करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। उसी तरह से तुम यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे कि इतना बराबर इतना होता है तो होता है, इतना बराबर इतना होता है तो होता है। तो ये तुम याद कर लेना। और अभी मैं तुमको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स। अब हम लोग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटर में लिख रहा हूँ मैंने, वो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल्स मतलब जिनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो राशियाँ हम लोग जानते हैं। जैसे अभी मैं तुमको दो ऑपरेटर और बताऊंगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर बताऊंगा और एक बताऊंगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एक तुमको एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर भी पढ़ना है, पर उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उसको बाद में फिर कभी देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नई नई राशियों का अगर ऑपरेटर हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसका सेटिंग किया जाता है। सेटिंग का बहुत छोटा सा एक दो रूल है, तो उस रूल को मैं लिख देता हूँ। तुमको जो मैं बताया हूँ, एक ऑपरेटर x कैप था और एक ऑपरेटर था px कैप। एक ऑपरेटर था p कैप, इसको पोजीशन ऑपरेटर बोलते हैं, पोजीशन के लिए। और ये मोमेंटम ऑपरेटर है, 1 डायमेंशन, और ये 3 डायमेंशन में। चलो ये दो ठो रहने देते हैं। तो कहता ये है रूल 1 कि तुमको अगर कोई अन्य राशि के लिए अगर क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर बनाना है कि क्या होगा, तो पहला रूल कहता है कि जिसके लिए तुमको बनाना है उसके फॉर्मूला को तुम पोजीशन ऑपरेटर को हटा दो अभी के लिए, पोजीशन और मोमेंटम इनके शब्दों में, इनके टर्म्स में, इनके पदों में तुम उसके फॉर्मूला को डेवलप करो। और फिर दूसरा कि जब वो फार्मूला बन जाएगा तो तुम इन ऑपरेटर्स को वहाँ रख देना, उनको ऑपरेटर के रूप में बदल देना और ऑपरेटर के रूप में रख देना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको तो मैं बाद में लिखूँगा रूल को, 2 ही रूल हमारे पास हैं, उनको लैंग्वेज को मैं लिख दूँगा।
लिखने के पहले ही मैं तुमको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, समझते जाओगे तो रूल खुद बन जाएगा, और रूल बना करके समझोगे तो उल्टा लगेगा। तो तुम ऐसे करके समझो एग्जाम्पल से। ये रूल तो मैं यहाँ लिख दूँगा, इतना जगह छोड़ देता हूँ। एक ऑपरेटर हम लोग बनाना सीखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और एक ही डायमेंशन में सीखेंगे तो हम लोग उनको लिखेंगे Tx। काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी से, और एक दिशा में करेंगे तो x। अब काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। तुम गतिज ऊर्जा के बारे में अच्छे से पढ़े हो। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12 mv²। तुम चाहो तो x लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। वो अंडरस्टूड है कि एक ही दिशा में। तो इसका मतलब हो गया कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2। m माने मास हो गया, और v मतलब उसकी गति है, उस वस्तु की गति है। जैसे ये चौक को मैं ऐसे करके फेंका, तो ये चौक मान लो इस दिशा में ऐसे करके बढ़ रही है, तो उसका वेग है मान लो v, और मास है उसका m, तो 12 mv² उसका गतिज ऊर्जा। अब मान लो कि हमको इसको क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूँगा? क्योंकि इसके बारे में तो मुझको पता नहीं है। तो रूल कहता है कि इस फॉर्मूला को तुम x और px के पदों में बदलने की कोशिश करो। मोमेंटम के पदों में या पोजीशन के पदों में या दोनों के पदों में बदलने की कोशिश करो, बदलो। तो कैसे बदलेंगे वो देखो। मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं m से गुना कर दिया और m से भाग लगा दिया। तो तुम देखो ये m और ये m कट जाएगा, तो बात तो उतनी रह गई ना। 12 mv² ऊपर भी लिखा है, 12 mv² नीचे भी लिखा है। तो मैंने क्या कर दिया, उसको m से गुना कर दिया और m से भाग लगा दिया। अब मुझको इससे क्या फ़ायदा होगा वो देखो। इस m को इससे गुना कर दो, ये हो जाएगा m² v², और m को यहाँ गुना कर दो तो ये हो जाएगा 2m। और तुमको मालूम है कि P बराबर, मैं अभी बताया था, P बराबर mv, या Px बराबर क्या हो जाएगा mvx। संवेग बराबर मात्रा गुणित वेग, रेखीय संवेग बराबर मात्रा गुणित रेखीय वेग। तो इसको अगर मैं स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूँ मान लो, तो ये हो जाएगा px² बराबर m का स्क्वायर ये और vx का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर मेरा m² v² है, तो मैं यहाँ लाना चाहता हूँ m² v²। तो इतने के जगह में मैं लिख सकता हूँ p²x। तो इसके बदले में लिख दो, ये px² हो गया बटे 2m। तो देखो पहला रूल का पालन हमने कर लिया, पहला रूल का पालन कर लिया। पहला रूल क्या बोलता है कि जिसका क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर बनाना है उसको तुम अथवा पोजीशन अथवा मोमेंटम या दोनों के पदों में व्यक्त कर दो। तो ये लीनियर मोमेंटम के पदों में, रेखीय संवेग के पदों में ये व्यक्त हो गया कि Tx बराबर जो मेरा ये था वो मोमेंटम के पदों में हो गया 1/2m × px²। तो मेरा पहला रूल क्या था? रूल 1। express the formula of any physical quantity in terms of position मतलब x या r एंड मोमेंटम। 1 डायमेंशनल है तो px, 3 डायमेंशनल है तो p, तो px या p जैसा सिचुएशन रहेगा। यहाँ क्योंकि 1 डायमेंशन ले रहे हैं इसलिए px लिए। तो ये पहला रूल का हमने फॉलो कर लिया। अब दूसरा रूल क्या कहता है देखो
कि जो तुम्हारा पोजीशन या मोमेंटम जो आ गया उसको तुम ऑपरेटर के रूप में चेंज कर दो, क्योंकि उसका फॉर्मूला तो तुमको मालूम है पहले से, तो इसको ऑपरेटर के रूप में बदल दो। नाउ टी एक्स को लिख दो टी एक्स कैप, तो तुमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो ये लिख दो पी एक्स स्क्वायर का कैप बटे 2m। और जो m वगैरह होता है उसका कोई ऑपरेटर उस तरह का नहीं होता है। तो ये हो गया तुम्हारा टी एक्स कैप बराबर पी एक्स स्क्वायर कैप बटे 2m। अब कहता है कि तुम पी एक्स स्क्वायर के बारे में जानते हो, लीनियर मोमेंटम के बारे में तुमको पता है, तो जो पता है उसको यहाँ लिख दो। तो सेकंड रूल क्या कहता है, नाउ substitute now position और momentum terms should be converted into quantum mechanical operator and substitute by their formula। हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन भी लिखे हैं, जो तुम समझ लो। तो सेकंड स्टेप करते हैं, फिर तुमको थोड़ा और क्लियर होगा। सिंस पी एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है, अभी मैंने पूरा करा के दिखा दिया है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो इस चीज़ को पी एक्स स्क्वायर अभी तुम कर चुके हो, उसको यहाँ रख दो। देयरफॉर टी एक्स बराबर माइनस और 1/2m लिख दो, और पी एक्स स्क्वायर कैप के बदले में उसको लिख दो, तो हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर इंटू डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो ये ठीक है, तुम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हो, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये फाइनल एक्सप्रेशन है, यही तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है। तो क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी का क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर तुमको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो भी पैरामीटर होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद उसको माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बटे 2m से मल्टीप्लाई कर दो। तुम इसको h/2π के रूप में भी लिख सकते हो। मैं तुमको दोनों इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि किसी किताब में तुमको ऐसा मिलेगा, किसी किताब में h/2π करके मिलेगा, तो तुम कंफ्यूज मत होना। तुम कोई भी एक लिखोगे तो सही है। तो इसके बारे में तुम जानते हो कि h क्रॉस बराबर होता है h/2π, तो h/2π का स्क्वायर इंटू डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसलिए टी एक्स कैप बराबर हो जाएगा माइनस 1/2m इंटू एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और पाई इंटू पाई स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी एक्स कैप बराबर माइनस, और ये देखो 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर, 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर m
इंटू डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो चाहे ये दोनों एक ही चीज़ है, तुम किसी भी रूप में उसको लिख सकते हो। तो ये था तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। और आज के क्लास में हम लोग एक लास्ट ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, उसको कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये भी तुम्हारे सिलेबस में है, फिर एक पोर्शन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लास अगर लंबा हो तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो के रूप में भी तुम्हारे पास रहेगा, इसलिए तुम इसको कई बार देख करके, फेज़ वाइज देख करके, ज़रूरी नहीं है कि पूरा वीडियो एक साथ ही देख लो, थोड़ी थोड़ी देर देखो, कई बार देखो, पर चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अब हम लोग एक लास्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे आज के लिए, और वह हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी बाद में तुमको समझ में आएगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसको हम लोग टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से। और तुम जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। हम लोग स्कूल से ही फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में तुम अभी पढ़े हो, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तुम पढ़े हो भी। अब हम लोग इसको 3 डायमेंशन में बनाएंगे। तो 3 डायमेंशन में बनाएंगे तो फिर m से गुना करेंगे, m से भाग लगाएंगे तो m² v² हो जाएगा। तो तुम पढ़े हो, बस मैं लिख देता हूँ p²/2m। अभी हम लोग किए हैं, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। और ये हो जाएगा v। तो h बराबर हो जाएगा p²/2m + v, जहाँ पर ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, रूल 1 को हमने पालन किया। रूल 1 हमारा क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। हमारा फिजिकल क्वांटिटी अभी h है, हैमिल्टोनियन है, उसको हमको किसके पदों में व्यक्त करना है? x के पदों में या मोमेंटम? तो मोमेंटम के पदों में हमने व्यक्त कर दिया। मतलब उनके पदों में व्यक्त करना है जिनके बारे में हम पहले से जान रहे हैं। तो हम p के बारे में जान रहे हैं, v के बारे में भी जान रहे हैं। v ऑपरेटर क्या होता है कि v से गुना कर दो, ये मोस्ट सिंपल है। तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा ये पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल में क्या कहता है कि इनको क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दो, कैप लगा दो सब में। तो मैं h के जगह में h कैप लगा देता हूँ, p² के जगह में p² कैप लगा देता हूँ, और v के जगह में v कैप लगा देता हूँ। तो ये मेरा सिंपल क्या हो जाएगा? क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। इसी को हम लोग बोलेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इतना हो गया। अब सेकेंड रूल में फिर क्या कहता है कि सब्सटीट्यूट बाय देयर फार्मूला। सब्सटीट्यूट कर दो, मतलब इसका क्या मतलब है, इंस्ट्रक्शन क्या है उसको डाल दो, इसका क्या है इंस्ट्रक्शन उसको डाल दो, और तुम्हारा ये आंसर बन जाएगा। तो उसको डालने के पहले, क्योंकि हम लोग p² के बारे में उतना नहीं सीखे, तो px², py², pz² के बारे में जानते हैं, अभी हम लोग किए हैं। तो इसको ऐसा तोड़ कर लिख देते हैं, तो हमारे लिए ही ईजी रहेगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, px², क्योंकि तीनों डायमेंशन है, py², pz,
स्क्वायर कैप इससे सुविधा तुमको ये हो जाएगी कि अभी अभी तुम पी एक्स स्क्वायर के बारे में जानते हो, जो निकाले हो वहीं वाई लिख दोगे तो इसका हो जाएगा, जेड लिख दोगे तो इसका हो जाएगा, और फिर तीनों को मिला के हम उसकी क्रिया कर लेंगे। तो यहीं कर देता हूँ। एच कैप पी एक्स स्क्वायर के बारे में अभी पी एक्स के बारे में तुमको क्या याद कराया हूँ मैं, जैसे h अपॉन 2 पाई आई डेल बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा पी एक्स। स्क्वायर करना हो तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये तुम अपना पुराना फार्मूला देख लेना, पी एक्स बराबर होता है h अपॉन 2 पाई आई डेल बाई डेल एक्स। तुम एच माइनस आई एच क्रॉस के रूप में भी लिख सकते हो। पी वाई स्क्वायर के लिए क्या करोगे, इसी को याद रखने से x के जगह में y लिख दो, तो ये हो जाएगा h बटे 2 पाई आई डेल बाई डेल y, और उसके जगह में क्या लिखोगे h अपॉन 2 पाई आई डेल बाई डेल जेड। 2m तो हो ही गया और भी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उधर मीट ना जाए करके। तो h कैप बराबर क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करो, तो h को करोगे तो एच स्क्वायर 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर, आई बराबर -1 होता है अंडर रूट में, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, -1 बचेगा, तो मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी करोगे तो वैसा ही होगा, तो माइनस हो जाएगा, तो करो माइनस लिख देते हैं, माइनस एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर इंटू डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस भी कैप। माइनस को कॉमन निकाल दो, माइनस यहाँ लिख देता हूँ, और जो भी कॉमन निकल रहा है निकाल दो। एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, और 1/2m पहले से है, तो देखो ये माइनस लिख दिया हूँ, ये माइनस लिख दिया हूँ, ये माइनस कॉमन निकाल दिए, 1/2m लिख दिया हूँ, एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर लिख दिया हूँ। अब अंदर में जो बचा उसको लिख दो, तो अंदर में क्या बचा देखो, डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर, और माइनस निकाल दिया तो प्लस बचेगा, डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस भी। तुम वहाँ केवल भी लिख सकते हो, भी कैप हर जगह लिखना ज़रूरी नहीं है, ऑपरेट कर देंगे तो भी कैप माने क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाई भी, मतलब सीधा भी, तो ये भी हो गया। और तुम मुझे ये बताओ, अच्छा ये देखो, ये हो जाएगा एच स्क्वायर 4 दूनी 8 8 पाई स्क्वायर एम, और मुझे तुम ये बताओ कि इसको क्या बोलेंगे, तो तुम याद करो कि अभी अभी मैं बताया था 2 मोर ऑपरेटर्स, उसमें मैं एक बताया था डेल ऑपरेटर और एक बताया था डेल स्क्वायर ऑपरेटर। डेल स्क्वायर ऑपरेटर को हम लोग लैप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं, तो ये लैप्लेसियन ऑपरेटर है, तो ये हो जाएगा ऐसा। इसीलिए फाइनली यही तुम्हारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। मैं यही लिख देता हूँ एक बार और, एच कैप बराबर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम लैप्लेसियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर
प्लस बी। डेल स्क्वायर को लैप्लेसियन कहते हैं, लैप्लेसियन स्क्वायर मत बोलना, ये कुल मिलाकर के लैप्लेसियन ऑपरेटर कहलाता है। तो ये था हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का फॉर्मूला, -h² डेल स्क्वायर प्लस बी। तो ये ऑपरेटर तुमको क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि जो भी तुम्हारे पास फंक्शन होगा उस फंक्शन को तुम 3 बार डिफ्रेंशिएट करो, एक माने 2 बार x के रूप में, 2 बार y के रूप में, 2 बार z के रूप में, काफ़ी लंबा चौड़ा रहता है। और फिर ऑपरेट करने के बाद उसको -h²/8π² से गुना करो और उसमें पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ो, तब जा कर के तुमको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मिलेगा। तो ये था एक पार्ट ऑपरेटर्स के बारे में। बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी से पैनिक हो जाओगे तो आगे नहीं कर पाओगे। हिम्मत रखो, इसलिए मैंने क्लास के पहले में तुमको बोला था, मैं बार बार बोलूँगा, क्योंकि मैं केवल ये चाहता हूँ, ये पढ़ना समझना कठिन नहीं है, ये पढ़ना समझना तो बहुत आसान है, बशर्ते कि तुम मानसिक रूप से उसको एक्सेप्ट कर लो। तुम डरो मत, मैं बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि डरो मत मैथ से। ये एक इम्पॉर्टेंट बट इजी एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और तुमको कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट कोशिश करके तो देखो। तुमको कोई समझाने वाला खड़ा है, ढेर सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब में पड़े हुए हैं, तुम उनको पढ़ो और मेंटली उसको सोचने की कोशिश करो और सीखने की कोशिश करो। और कुछ भी नहीं आता है तो टेंशन मत करो, छोटी छोटी चीज़ें भी, जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, भाग कैसे करेंगे, गुना कैसे करेंगे, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए पूरी तरह से मदद करने के लिए। तो अगले क्लास से पहले तुम इसको अच्छे से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लिखने से मत घबराओ, खूब मेहनत करो और समझ करके नेक्स्ट क्लास को करना, तब तुमको फ़ायदा होगा। थैंक यू।